बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। इस वीडियो से पहले एक वीडियो जो अपलोड की गई थी उसमें कुछ लैंग्वेज का इशू आया जिसकी वजह से माजरत। जो चीज़ें उस वीडियो में मैंने शेयर की थी वो इस वीडियो के एंड में भी आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी ताकि जो हुमैरा असगर का केस है उसकी क्लैरिटी सामने आ सके कि इस वक्त ये केस कहाँ पे खड़ा है। कुछ रोज पहले मैंने आपसे एक वीडियो में ये बात शेयर की थी कि हुमैरा असगर अली के कत्ल के पीछे कुछ बाअसर अफराद हैं जिसकी वजह से शायद ये कभी भी पता ना चल सके, ये मौमा कभी भी हल ना हो सके कि हुमैरा असगर अली को किसने कब कैसे कत्ल किया। एक तो इसके पीछे बाअसर अफराद हैं और दूसरी तरफ जो मुद्दई पार्टी है यानी कि हुमैरा असगर की फैमिली, वो भी ना तो हुमैरा असगर को ऑन करने को तैयार है क्योंकि वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेड बॉडी ही नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जब उनकी बहू सामने आई और उसने कुछ इनकी फैमिली मैटर्स मीडिया के सामने रखे तो फिर ये लोग एक दफा मीडिया पे आए अपने आप को क्लियर करने के लिए। अब आते हैं हम अपनी खबर की तरफ। इस वक्त जो हुमैरा असगर की एक रिपोर्ट सामने आई है, केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट, डीएनए की रिपोर्ट, वो क्या वाकई ही वही रिपोर्ट है जो कि होनी चाहिए थी या कि इस रिपोर्ट के साथ भी वही कुछ किया गया जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ किया गया। क्योंकि जो असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो पहले दिन ही गायब कर दी गई थी और चंद चीजें बताई गई। जैसे ही केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आई तो उसमें भी वही एक डिटेल बताई गई है जो आज से कुछ दिन पहले एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी और सेम ये चीजें उस तहकीकाती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन की थी जबकि केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट नहीं आई थी। और तब भी मैंने आपसे वीडियो में एक चीज शेयर की थी कि जो रिपोर्ट पुलिस ने बना दी है हुमैरा असगर के केस के हवाले से, यही रिजल्ट एंड में जब केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट या डीएनए की रिपोर्ट आएगी तो उसमें भी यही चीजें मेंशन की जाएंगी। सो ऐसा ही हुआ, हुमैरा असगर की रिपोर्ट आ गई है केमिकल एग्जामिनेशन की और इसमें वो बता रहे हैं कि कीमियाई तज्जिए के दौरान ये शवाहिद मिले हैं, कवी इम्कान है कि अदाकारा हुमैरा असगर की मौत तबई है। डीएनए मैच हो गया है जो कि उनके भाई का सैंपल लिया गया था जब वो कराची डेड बॉडी लेने के लिए आए थे। नवीद असगर के भी ब्लड के सैंपल हासिल किए गए थे ताकि डीएनए मैच किया जा सके। तो डीएनए तो मैच हो गया कि ये डेड बॉडी हुमैरा असगर की ही है, लेकिन बाकी जो चीजें इसमें सामने आई हैं वो वही हैं सेम जो कि इस रिपोर्ट के आने से पहले ही पुलिस ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर रखी थी। ना किसी को प्रॉपर इसमें इन्वेस्टिगेट किया गया, जस्ट पूछगिछ की गई। और अगर हुमैरा के घर वाले इसका मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहते थे तो रियासत अपनी मुद्दत में भी इसका मुकदमा दर्ज कर सकती थी और ये जो ब्लाइंड मर्डर था इसको सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन चूंकि इस केस के पीछे बताया यही जाता है कि बहुत बाअसर लोग हैं और इसीलिए एक प्री प्लान्ड मंसूबे के तहत हुमैरा असगर को कत्ल भी किया गया। फिर बॉडी को 9 महीने तक इसलिए छोड़ दिया गया, खिड़कियां भी खोल दी गई और ऐसा माहौल वहां पे बना दिया गया कि बॉडी टोटली डिकम्पोज्ड हो जाए और उसके बाद जब ये बॉडी मिली उस वक्त ये बिल्कुल गली सड़ी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है और केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट क्या कहती है आगे चल के ये भी आपसे शेयर करूंगी कि इन दोनों रिपोर्ट्स के अंदर बहुत से इब्हाम हैं, बहुत सी मिस्टेक्स हैं। जामिया कराची की फोरेंसिक लैब को पुलिस ने हुमैरा असगर के 9 नमूने केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भिजवाए थे और उन्होंने जो इसकी रिपोर्ट तैयार करके भेजी है कि जी ये एक तबई मौत है, ना ही तो कोई जहर के शवाहिद मिले हैं, जहर नहीं दिया गया। और ये कैसे इनको पता चला कि जहर नहीं दिया गया, क्योंकि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट असल है उसमें तो इन्होंने मेंशन किया है कि मैदा था ही नहीं, जो पेट का अंदरूनी हिस्सा था कुछ भी वहां मौजूद नहीं था। तो ये इनको कैसे पता चला है कि जी जहर नहीं दिया गया, क्योंकि डेड बॉडी तो ऑलमोस्ट डिकम्पोज्ड हो चुकी थी। हुमैरा असगर की बिरूने मुल्क की कुछ तफसील भी सामने आई है कि उन्होंने जो सफर किया, एफआईए को एक लेटर लिखा गया था पुलिस की तरफ से कि जो आखिरी सफर है यानी कि बिरूने मुल्क वो कब गई थी। यह हुमैरा की बिरूने मुल्क सफर की जो डिटेल सामने आई है उसमें आखिरी सफर मुत्तहदा अरब अमारात का किया गया है जो कि 2023 में किया था और ये गालिबन वो इनका दौरा था दुबई का जब ये
गुलूकार अली जफर के साथ गई थी, जो कि अपने एक गाने की रिहर्सल के लिए भी इनको साथ लेके गए, यानी कि गाना वहां पे परफॉर्म करना था। लेकिन जब रिहर्सल कर ली गई तो उन्होंने एक रोज पहले जब ये इवेंट होने वाला था तो हुमैरा असगर को इसमें से ड्रॉप कर दिया और किसी और अदाकारा को रख लिया था। हुमैरा 23 जनवरी 2023 को फ्लाइट FZ33 में बैरून मुल्क गई। 8 मई 2023 को दूसरी मरतबा दुबई गई, फिर 13 मई को दुबई से EK602 से वापस कराची पहुंची। 29 अक्टूबर 2021 को मस्कत का सफर भी हुमैरा असगर ने किया था और 4 नवंबर 2021 को वो कराची पहुंची थी। तो ये उनकी जो हिस्ट्री सामने आई है सफर की, वो तो यही है कि 2023 के बाद वो दोबारा किसी भी आउट ऑफ कंट्री का उन्होंने दौरा नहीं किया है। हुमैरा की मौत के बाद उनका व्हाट्सएप यूज होता रहा, उनके मोबाइल यूज होने का भी इंकशाफ हुआ, जो कि एक स्टाइलिस्ट हैं जो कि उनसे राब्ता भी करते रहे और उनका राब्ता नहीं हुआ। वो बताते हैं कि जब उन्होंने ये पोस्ट लगाई कि हुमैरा के बारे में किसी को पता है कि वो मिसिंग है, तो उसके कुछ देर बाद ही हुमैरा के व्हाट्सएप से डीपी और जो लास्ट सीन था वो गायब हो गया। तो डीपी जो है वो इस तरह तो गायब नहीं होती जब तक कि उसको रिमूव वगैरह ना किया जाए, लेकिन इन चीज़ों के हवाले से कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय, जानने की बजाय, इस सारे मामले को इस वक्त दबा दिया गया है केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने के बाद। 10 अक्टूबर को 2 मैसेज भी किए गए। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये एक चीज सामने आई थी कि 2 मैसेज 10 अक्टूबर को किए गए और उन मैसेज को सीन किया गया और दोनों मैसेज बाद में सीन करने के बाद डिलीट किए गए थे। वो किसने डिलीट किए थे? अगर हुमैरा असगर 10 अक्टूबर को जिंदा नहीं थी तो फिर वो किसने मैसेज देखे और फिर डिलीट भी कर दिए? डाटा भी काफी ज्यादा डिलीट है। केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में ये भी चीज मेंशन की गई है कि फ्लैट में से किसी और की मौजूदगी के हमें शवाहिद नहीं मिले हैं, यानी कि वहां उस फ्लैट में कोई और नहीं आया। कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह इन्होंने चेक नहीं किए। जब वहां बॉडी लेने के लिए ये पहुंचे हैं, उससे पहले भी पुलिस वहां पे गई, बेल्फ भी अदालती पहुंचा था, फिर वहां छिपा अहलकार भी थे। अब वो फिंगरप्रिंट्स वाला जो मामला है वो हुआ है नहीं हुआ। बहरहाल ये जो एक रिपोर्ट है वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। हुमैरा के भाई ने भी कुछ चीजें बताई थी, जो उनका एक इंटरव्यू सामने आया था कि जो अंदर सूरत हाल थी फ्लैट की जो उन्होंने देखी, उन्हें ऐसा लगता है कि हुमैरा को कत्ल किया गया है। प्लानिंग के तहत एक तो कत्ल किया गया और फिर उन्हें उस रूम में वहां पे इस तरीके से फेंक दिया गया और उसकी खिड़कियां वगैरह खोल दी गई ताकि वेंटिलेशन वगैरह होती रहे और डेड बॉडी जो है वो बिल्कुल गल सड़ जाए। हुमैरा असगर के मोबाइल फोन के हवाले से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को भी दोनों मोबाइल दे दिए गए हैं। एक उनका लैपटॉप है वो भी दिया गया है। CTD के हवाले ये तमाम चीजें की गई हैं ताकि जो डेटा डिलीट किया गया है, बताया ये जाता है कि डेटा काफी ज्यादा डिलीट है। अब ये किसने किया, किसके पास मोबाइल था और कौन है, ये सारी चीजें जानने की बजाय इस वक्त जो ये रिपोर्ट आई है उसके बाद पुलिस ने अपने सर से ये सारा मामला उतार के फेंक दिया है कि ये तबई मौत है। और दूसरी तरफ हुमैरा के घर वाले भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहते, कोई भी किसी किस्म की वो लीगली कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, जो कि वो पहले भी बता चुके हैं। और पुलिस ने भी अदालत में यही बताया था, जो कि एक शहरी ने दरख्वास्त दायर की थी कि इसका कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए, तो पुलिस ने वहां भी यही मौकफ इख्तियार किया था कि हुमैरा के घर वालों से राब्ता किया, यानी उनके भाई से। उनका कहना है कि हम कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहते हैं। इस बिल्डिंग का चौकीदार, नौकरानी, हुमैरा के सामने वाली एक फ्लैट की फैमिली और मालिक मकान, इनको प्रॉपर एक दफा भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है। सिर्फ जो एक चौकीदार है वो कुछ पुलिस को मशकूक लग रहा है, उसको फिलहाल पुलिस ने अपनी हिरासत में ही रखा हुआ है और उससे पूछगिछ कर रहे हैं कि उसको अगर स्मेल आई थी, क्योंकि उसका ये बताना है पुलिस को कि मुझे स्मेल आई थी और मैं यहाँ से छोड़ के चला गया। तो पुलिस का ये पूछना था कि अगर यहाँ से छोड़ के गए तो उसकी क्या वजह थी। उसका ये कहना था कि चूंकि मुझे स्मेल आ रही थी मैं इसलिए छोड़ गया कि कल को कोई मेरे ऊपर मामला ना आ जाए। तो उसके जो मुतजाद बयानात हैं उसकी रोशनी में पुलिस अभी उसको फिलहाल पूछगिछ कर रही है। और ये भी हो सकता है कि ये जैसे कि चौकीदार है या इसी तरह मुलाजमा है। अब मुलाजमा का ये कहना है कि मैंने तो अक्टूबर में काम छोड़ दिया था, चंद रोज पहले मैंने काम छोड़ दिया था। हालांकि उसने काम नहीं छोड़ा था, वो वहां काम के लिए आती रहती थी, क्योंकि उसको भी कॉल्स का डाटा सामने आया है कि हुमैरा की तरफ से उसे भी कॉल की गई है।
تو اٹس مین کہ وہ کام پہ آ رہی تھی. اب اس کا یہ موقف ہے پولیس کے سامنے کہ حمیرہ میرے ساتھ رابطے میں تھی حالانکہ میں نے کام چھوڑ دیا تھا, جو کہ وہ شاید غلط بیانی اس لیے کر رہی ہے کیونکہ جو حمیرہ کے فلیٹ کی صورتحال ہے بہت زیادہ وہاں پہ صفائی کی گئی ہے. اب وہ بعد میں کی گئی یا پہلے کی گئی, لیکن صفائی اتنی زیادہ ہے جس سے نظر یہ آتا ہے کہ یہ ملازمہ ہی وہاں صفائی وغیرہ کے لیے آئی ہوگی. کپڑے بھی وہاں پہ واش وغیرہ ہو رہے تھے اور اسی دوران کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ ملازمہ بھی رفو چکر ہوگی. اور اسی طرح اکتوبر کے مہینے میں چوکیدار بھی وہاں سے چلا گیا, جو سامنے فلیٹ کی فیملی ہے جو کہ 40,000 روپیہ کرایہ دے رہے تھے, وہ 5 مہینے کے لیے وہاں سے غائب ہو گئے کہ ہم چھٹیاں منانے جا رہے ہیں. ایسا ویسے ہوتا ہے کبھی کہ ایک 40,000 پہ ایک بندہ کرایہ دے رہا ہے اور وہ چھٹیاں منانے چلا گیا ہے کہ وہ 5 مہینے بعد واپس آئے گا. اسی طرح جو ملازمہ ہے تو اکتوبر میں وہ بھی دیگر جو فلیٹس ہیں وہاں سے غائب ہوگی, یعنی کہ وہ نہ صرف حمیرہ کے گھر میں کام کرتی تھی بلکہ فلیٹ کے اور گھروں میں بھی کام کرتی تھی. اور جیسے ہی یہ سارا معاملہ ہوتا ہے تو وہ نوکرانی دوبارہ اس فلیٹ کی طرف نہیں آئی, یعنی کہ اس بلڈنگ کی طرف نہیں آئی. اسی طرح جو مالک مکان ہے کیا وہ بھی بلڈنگ میں دوبارہ نہیں آیا, اور اگر نہیں آیا تو پھر وہ کیوں نہیں آتا تھا, حالانکہ یہ بلڈنگ تھی, ان کا آنا جانا ہوتا, جو مالک مکان ہوتا. اور پھر حمیرہ مسنگ تھی, یعنی کہ انہیں کرایہ بھی نہیں دے رہی تھی, اور اکتوبر کے مڈ میں اس کی بجلی بھی منقطع مالک مکان کی طرف سے کروائی گئی تھی. گیس بھی وہاں کنیکشن جو ہے وہ کٹ اکتوبر کے مڈ میں کروا دیا گیا تھا, اور یہ تمام چیزیں تب منقطع کروائی گئی جیسے کہ انٹرنیٹ وغیرہ لگا ہوا تھا, یہ تب منقطع کروائی گئی جبکہ مڈ آف اکتوبر تھا. یعنی کہ کیا ان کو پتا تھا کہ حمیرہ اب دنیا سے جا چکی ہے؟ تو وہاں پہ گیس, بجلی اور اسی طرح جو باقی پانی وغیرہ کا کنیکشن ہے سب کو منقطع کروا دیا گیا تھا. حمیرہ کے کمرے سے ایک فلٹر بھی ملا ہے جو کہ مشکوک ہے, اس کا نہیں ہے, اور اس کے بارے میں بھی پولیس نے فی الحال کچھ مزید نہیں بتایا کہ وہ فلٹر کے حوالے سے کوئی پوچھ گچھ ہے وہ کسی کو کی گئی ہے نہیں کی گئی ہے. جو چوکیدار ہے, چوکیدار وہاں پہ بیٹھتا تھا, ایک بندے کا چوکیدار کو پتا ہوتا ہے کہ کون بلڈنگ کے اندر جا رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون کب آتا ہے, تمام چیزوں کا پتا ہوتا ہے. کیونکہ اب بتایا یہ جاتا ہے کہ حمیرہ کے کچھ کپڑے, قیمتی کپڑے, اس کی کچھ جولری وغیرہ, اور اسی طرح 1 روپیہ بھی اس کے فلیٹ میں موجود نہیں تھا. یعنی کہ کیا وہ کیش وغیرہ جو بھی کوئی تھا, کیا یہ تمام چیزیں کوئی وہاں سے لے گیا ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں سے مسنگ ہیں. اب بات کرتے ہیں حمیرہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے, جس کو کہ پہلے چھپایا گیا اور صرف اتنا ہی مینشن کیا گیا ایک رپورٹ کے اندر کہ حمیرہ کی ڈیڈ باڈی ملی اور وہ اس حالت میں تھی, یا اس میں وہ جو ڈیٹیل ہے وہ نہ تو مینشن کی گئی نہ عدالت میں جمع کروائی گئی, جس پہ کہ جج صاحب نے پولیس کو یہ ہدایت کی تھی کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ سامنے لائی جائے اور اس کی بیس پہ قتل کا مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے عدالتی فیصلہ دیا جائے گا. تو اب یہ رپورٹ جو ہے یہ سامنے آ چکی, یہ انتہائی خوفناک رپورٹ ہے کہ جبڑے کے اندر سے دانت علیحدہ ہو چکے تھے اور سر تو موجود تھا لیکن دماغ موجود نہیں تھا. اسی طرح جو نیچے والا حصہ ہے باڈی کا, لوئر باڈی کا جو پارٹ ہے وہ پورے کا پورا مسنگ تھا. اس میں یہ جاننا مشکل تھا کہ کیا پہلے کوئی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا یا تشدد کیا گیا, یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ سامنے اس لیے نہیں آ سکتی کیونکہ یہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں واضح طور پہ ڈاکٹر سمیہ نے مینشن کیا ہے کہ جو بھی چیزیں انہوں نے پوسٹ مارٹم کے دوران دیکھی ہیں وہ کیا لکھتی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. ڈاکٹر سمیہ کا اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر لکھنا ہے کہ دانت اور جبڑا علیحدہ ہو چکے تھے, جسم میں کیڑے تھے, مخصوص اعضاء غائب تھے, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں چونکہ یہ موجود ہی نہیں تھی تو پھر یہ جو اب بتایا جا رہا ہے کہ زہر وغیرہ کا معاملہ یا اس طرح کا, تو یہ چیزیں کیسے کلیئر ہوئی ہیں یہ بہت بڑا اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے. پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ گزشتہ 22 سال سے پوسٹ مارٹم کر رہی ہیں, کافی ان کا وسیع تجربہ ہے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے. ان کا یہ اس میں مینشن بھی کرنا ہے کہ یہ پہلی باڈی ہے ان کی لائف کی, جو 22 سالہ جو تجربہ ہے اس میں یہ پہلی باڈی ہے جو انہوں نے دیکھی تو وہ ایک دفعہ چونک گئی, یعنی لرز گئی ہیں کیونکہ باڈی کی یہ صورتحال تھی. دوسرا, یہ باڈی کا کافی لمبا چوڑا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے. پولیس کی طرف سے یہی بتایا جا رہا تھا کہ یہ محض 1-1.5 ماہ پرانی باڈی ہے, لیکن جب ڈاکٹر سمیہ نے اس کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کیا, کیونکہ ایک پلاسٹک کے بیگ کے اندر ریپ کی گئی تھی باڈی,
बॉडी को हाथ जैसे ही लगाते थे यानी कि हड्डियां थी और हड्डियां भी टूट रही थी, भुरभुरी हो चुकी थी। तो डॉक्टर का ये इसमें मेंशन करना है कि इंतहाई खस्ता हाल बॉडी थी जब वो लाई गई, और उसके बाद वो इसीलिए दोबारा 2 दफा फ्लैट पे गई थी क्योंकि 1.5 माह पुरानी उन्हें नहीं लग रहा था ये बॉडी है। फिर उन्होंने वहां जाके तमाम चीजों को चेक किया, जैसे कि पानी के नलके वगैरह हैं या इसी तरह कमोड, और वहां पे तमाम पानी खुश्क हो चुका था, जिससे उन्हें ये तासुर मिला कि यहाँ काफी अरसे से यानी काफी महीनों से कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है। डॉक्टर सुमैया का इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी लिखना है कि बॉडी ऑलमोस्ट डिकम्पोज्ड हो चुकी थी। जब उनके पास ये बॉडी लाई गई तो 8 जुलाई शाम 6:30 का टाइम था। 8:15 बजे के करीब ये पोस्टमार्टम शुरू हुआ, जो कि 2.25 घंटे जारी रहा। एक्सटर्नल जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में वो लिखती हैं कि ये एक खातून की बॉडी है, ब्लैक ट्राउजर और अंडरगारमेंट्स पहन रखे हैं। डीकम्पोजिशन होने की वजह से बॉडी के अंदर से पी प्रेस रही है, और जिसकी वजह से जो कपड़े पहन रखे हैं वो वेट हैं। चेहरा नाकाबिले शनाख्त है, जुबान मुंह में नहीं है, नाखून उतर चुके थे, एक हाथ अलहदा होके गिर चुका था, बालों के अंदर कीड़े पड़े हुए थे। एडवांस स्टेज पर डीकम्पोजिशन बॉडी हो चुकी थी। बॉडी इतनी खस्ता थी कि हाथ लगाने से हड्डियां अलहदा हो रही थी। पोस्टमार्टम में डॉक्टर ये भी लिखती हैं कि स्किन बिल्कुल अकड़ी हुई थी और अकड़ के काली हो चुकी थी। प्लास्टिक बैग के अंदर रैप करके बॉडी को लाया गया, और जब बॉडी को प्लास्टिक रैप में से ओपन किया गया तो तमाम मसल्स बॉडी के उतरे हुए थे। जिस्म काला था, दांत और जबड़ा उतर कर अलहदा हो चुके थे। छाती पर सिलिकॉन के इम्प्लांट मौजूद थे, बाकी तमाम मसल्स मौजूद नहीं थे। गले के अंदर मसल्स बिल्कुल भी मौजूद नहीं थे, गला खाली था। हड्डियां गले की भुरभुरी थी, यानी कि बताती हैं वो इस मेंशन करती हैं कि हड्डी कोई जो एक्सरे किए गए हैं हड्डी टूटी हुई कोई नहीं थी, लेकिन भुरभुरी इतनी थी कि जहां से भी वो लोग चेक करना चाहते थे तो वहां से हर हड्डी। पेट के हवाले से लिखती हैं कि पेट का अंदरूनी मुआयना किया गया, पेट के अंदर मैदा मौजूद नहीं था, गुर्दे और फेफड़े भी मौजूद नहीं थे। अंदरूनी अज़ा यानी पेट के मसल्स मुकम्मल तहलील हो चुके थे। पेट अंदर से मुकम्मल खाली होने की वजह से उसकी रंगत काली हो चुकी थी। गुर्दे और फेफड़े वो भी मौजूद नहीं थे। अज़ाए मखसूसा के बारे में डॉक्टर का लिखना है कि लोअर बॉडी के जो पार्ट हैं यानी जो पेल्विक एरिया है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका था, और कोई भी चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं थी। ऑर्गन की मौजूदगी ना होने की वजह से डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखती हैं कि वजह मौत, टाइम ऑफ डेथ ये तयन करना बहुत ही मुश्किल है। केमिकल एग्जामिनेशन और डीएनए में कुछ चीज़ें पता चलाई जा सकेंगी, जिसके लिए सर के बाल और शर्ट के कुछ पीसेस भिजवाए गए हैं। नाखून और उंगलियों के बारे में लिखती हैं कि नाखून और हड्डियां अलहदा हो चुकी थी। इसमें डॉक्टर का ये भी मेंशन करना है कि ये मौत 8 से 10 माह पुरानी लगती है। लाश डीकम्पोज के आखिरी मरहले में है क्योंकि बॉडी के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा कीड़े वगैरह पड़ चुके थे। और फिर इसमें वो ये भी मेंशन करती हैं कि दिमाग का जो पिछला हिस्सा होता है और इसी तरह जो घुटने हैं उनसे कुछ सैंपल लिए जाते हैं, जो उसमें कुछ टेस्ट जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन उनका ये मेंशन करना है कि दिमाग का पिछला हिस्सा और घुटने बिल्कुल तहलील हो चुके हैं, और जो दिमाग का पिछला हिस्सा है कीड़े पड़ने की वजह से वहां पे कोई भी सैंपल नहीं लिया जा सकता। लाश की हालत इतनी खराब थी, निचले हिस्से का गोश्त मुकम्मल गल कर ब्लैक हो चुका था, तो इसलिए वो लिखती हैं कि किसी भी किस्म की जिनसी ज्यादती या तशद्दुद के हवाले से तयन करना पोस्टमार्टम में नामुमकिन सी बात है। और इसके लिए केमिकल एग्जामिनेशन के लिए वो मेंशन करती हैं कि हमने मुख्तलिफ नमूने लिए हैं जो कि 7 के करीब हैं, और इन नमूनों को हम भिजवा रहे हैं लैब में, और फिर इसकी रिपोर्ट आएगी तो जामिया कराची फ्रांसिक लैब से, तो उसके बारे में पता चलेगा। अब जामिया कराची फ्रांसिक लैब से जब रिपोर्ट आई है तो उस रिपोर्ट ने एक दफा इसलिए हक्का बक्का कर दिया क्योंकि यही रिपोर्ट पुलिस ने पहले ही तैयार कर ली थी। सेम यही जो एक रिपोर्ट अब ये बता रहे हैं कि जी ये लैब से रिपोर्ट आई है, ये एक तबई मौत है, इसमें कोई जहर नहीं दिया गया, तो ये चीजें पुलिस ने आज से
5-6 रोज पहले एक रिपोर्ट में तैयार करके तहकीकाती कमेटी ने यही रिपोर्ट अदालत में भी जमा करवाई है कि ये कत्ल नहीं है, और ये तब जमा करवाई गई जब केमिकल एग्जामिनेशन वगैरह की रिपोर्ट नहीं आई थी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस सारे मामले के पीछे क्या है। पुलिस भी अपनी जान छुड़ा रही है और बिलखुसूस कराची के अंदर बासर लोग हैं। बताया ये जाता है कि कुछ पार्टीज वगैरह के अंदर कुछ झगड़े के मामलात, कुछ ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करके हुमैरा ने अपने पास अपने मोबाइल में रखी थी, जिनका कि फिर उनको पता चल गया और इस वजह से काफी ज्यादा झगड़ा भी हुआ। इस हवाले से एक डॉक्टर सारिम जो है उसके बारे में भी कुछ चीजें सामने आई थी, लेकिन डॉक्टर सारिम को किसी ने भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं की है कि असल हकाइक जाने जाएं, बल्कि उल्टा वो मीडिया पे आके हंस हंस के ये बता रहे हैं कि मैं तो हुमैरा को जानता तक नहीं हूँ। ना ही तो वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरे हैं, ना कोई वहां पे तरह के एविडेंस मौजूद हैं, और डेड बॉडी बिल्कुल जब खत्म हो चुकी थी, यानी कि डेड बॉडी बिल्कुल तहलील हो चुकी थी और किसी भी रिजल्ट का पता चलाना नामुमकिन था, तो तब जो बॉडी है वो रिकवर मालिक मकान की तरफ से करवाई गई है। मालिक मकान, चौकीदार, मुलाजमा, सामने फ्लैट के जो लोग हैं इंतहाई मशकूक हैं, और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और ये जो केस है एज अ टेस्ट केस इसका पता चलाना चाहिए, क्योंकि ये लगता यही है कि ये एक ब्लाइंड मर्डर है। और ये हम नहीं कहते कि अब हुमैरा के घर वाले भी कह रहे हैं, उनकी वालदा या उनके वालिद वगैरह भी यही कह रहे हैं कि जो बैक एरिया है वो ओपन था। उनके भाई खुद फ्लैट में गए हैं, वो कह रहे हैं जी वहां हुमैरा की कीमती चीजें भी मौजूद थी, यानी कि हुमैरा के महंगे परफ्यूम, ब्रांडेड कपड़े और चीजें वहां पे मौजूद थी। लेकिन उनका ये कहना है कि हुमैरा के पास तो ज्वेलरी भी थी जो कि वहां से कुछ नहीं मिला। और फिर ये भी बड़ी हैरानगी की बात है कि फ्लैट पूरे को चेक किया गया, 1 रुपया वहां से नहीं मिला। हो सकता है कि ये कोई डकैती के बाद ऐसा मामला किया गया हो या हुमैरा कोई साथ कोई ऐसा मामला किया गया हो, लेकिन ये चीजें तब समझ आती जब इसका बकायदा एक मुकदमा दर्ज होता। और मुकदमा जो है वो जाहिर है जो फैमिली है उन्होंने दर्ज करवाना था, या रियासत अपनी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज कर लेती, लेकिन फिलहाल यही नजर आ रहा है कि ये बहुत जल्द केस को वाइंड अप कर दिया जाएगा। और फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट्स तो आ चुकी हैं, अभी कुछ जो सीडीआर डेटा वगैरह है उसकी रोशनी में जो मजीद कार्रवाई की जा रही है कि जो डेटा डिलीट है उसको रिकवर करवाया जा रहा है। कुछ प्रोड्यूसर हैं, शोबिस के लोग हैं, 75 से ज्यादा अफराद हैं, उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है उसको भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि यही वो करीबी लोग थे हुमैरा के जिनको पता था कि वो अकेली वहां पे रहती है। चौकीदार वहां से क्यों छोड़ गया और वो दोबारा वहां वापस नहीं आया, ये पता चलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो कि झूठ बोल रहा था कि मैंने बहुत ज्यादा हुमैरा को कॉलें की और सिर्फ उसने एक कॉल की थी। तो इसी तरह जो मुलाजमा है वो भी सब जानती है, तो ये सब जानते थे। इनको स्मेल भी आ रही थी, जो कि पहले कहते थे हमें स्मेल नहीं आती, अब इनको स्मेल भी आ रही थी, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, बिलखुसूस मालिक मकान ने। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हुमैरा असगर का जो केस है इसका वाकई ही प्रॉपर कत्ल का मुकदमा दर्ज करके इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, या कि ये वैसे ही केस दब जाएगा जैसे कि माजी में बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस का हाल हुआ है। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।